हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने देखा था जब हम कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो विद इन 10⁻⁻⁹ सेकेंड जो कंडक्टर है उसके अंदर जो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं, जो फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंस्टेंटली जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की थी उसके इक्वल हो जाती है और कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। तो आज हम कुछ ऐसे मेटल के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली इंसुलेटर हैं वो, जिनको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक, और उनको जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो भी जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसमिट करेंगे। हालांकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते थे, जबकि जो इंसुलेटर है यानी जो डाइलेक्ट्रिक है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये काफ़ी मज़ेदार है। जो डाइलेक्ट्रिक है इसमें जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कैसे ट्रांसमिट होंगे, तो इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक के बारे में। जो डाइलेक्ट्रिक है वो दो तरह की होती है, पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक में पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या हैं, इनके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो पहले डिस्कस करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। यदि मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर एक ही जगह पे कोइंसाइड करे तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसमें बेसिकली जो ये सेंटर है, सेंटर से हमारा मतलब ये, जैसे हमने 11th क्लास में सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया था, जो वेरियस पार्टिकल थे उनका मास लेके उनका फिर एवरेज निकाला था, m1r1 + m2 r2 + m3 r3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 + m2 + n सो। तो वहाँ से हमने सेंटर ऑफ मास निकाल लिया था। इसी तरह से जो चार्ज है मॉलिक्यूल में वो अलग अलग पॉइंट्स पे होगा, तो वो जो चार्ज है उस चार्ज का हम सेंटर निकालेंगे। टोटल जितना पॉजिटिव चार्ज है उस सब का सेंटर निकालेंगे, टोटल नेगेटिव जो चार्ज है उसका सेंटर कैलकुलेट करेंगे। तो यदि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे लाई करता है, एक ही जगह पे कोइंसाइड करता है, देन दोज मॉलिक्यूल आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे हो गया तो उनके बीच में जो सेपरेशन वो तो रही नहीं, यानी जो 2a डिस्टेंस थी वो कितनी होगी, 0। और डाइपोल मोमेंट होता है 2a × q, तो डिस्टेंस तो है नहीं चार्जेस के बीच में, इक्वल अपोजिट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस नहीं है, तो डाइपोल मोमेंट कितना, 0। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं दे डज नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो प्रॉपर्टी पहले से ही अटैच होती है, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। और बेसिकली इनका जो ऐसा नेचर है ये क्यों होता है, इट इज बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्री। तो उनमें सिमेट्री इतनी अच्छी होती है कि जितना पॉजिटिव चार्ज का सेंटर निकालो, जैसे पॉजिटिव चार्ज अरेंज होता है उसी तरह से नेगेटिव चार्ज भी अरेंज होकर इस तरह से होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे लाई करता है। दिस मॉलिक्यूल आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल से जो डाइलेक्ट्रिक बनती है उस डाइलेक्ट्रिक को हम कहते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ये हमने रिप्रेजेंट किए हैं हाइड्रोजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड। नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट किए, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे। ये सिचुएशन जब है जब हमने अभी इस डाइलेक्ट्रिक पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की,
यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने अभी कोई अप्लाई नहीं की, तो उस केस में ये सिचुएशन है। दूसरे हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स में इसके अपोजिट है। पोलर मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक जगह कोइंसाइड नहीं करता, वो अलग अलग पॉइंट पे होता है। और जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो सेपरेट हो, तो उस केस में वो जो मॉलिक्यूल है उसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो हमने लिखा है p से। और ये ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक शेप ऑफ मॉलिक्यूल। सच मॉलिक्यूल है परमानेंट डाइपोल मोमेंट, और यू कैन से इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ऑफ a molecule is not equal to zero. Example of this type of molecules: H2O water, NH3, HCl। तो देखिए HCl में जो नेगेटिव चार्ज है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग हो जाता है, और ये डाइपोल मोमेंट P, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसी तरह से वाटर केस में जो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों पॉजिटिव चार्ज का सेंटर निकालेंगे तो बीच में आएगा, इसलिए डाइपोल मोमेंट होगा नीचे। तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक बेसिकली किससे मिलके बनती है? पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जो पोलर मॉलिक्यूल है इसको हम शो करेंगे इस तरह की शेप से। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को हम अलग अलग रखेंगे। अच्छा, पोलर जो डाइलेक्ट्रिक है इसमें एक और खास चीज़ है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम जीरो करते हैं, और ये सिचुएशन तभी है जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उस केस में जो डाइपोल मोमेंट है, किसी का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, किसी का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, किसी का इस डायरेक्शन में। तो ये तो मैंने 7-8 मॉलिक्यूल दिखाए हैं। बेसिकली जब आप पोलर डाइलेक्ट्रिक की कोई स्लैब लेंगे या कोई लिक्विड लेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक का, तो उस में थोड़े से भी अमाउंट यदि आप लेंगे तो उसमें 10⁻20, 10⁻22 इस टाइप से इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो डाइपोल मोमेंट है वो रैंडमली ओरिएंटेड होगा, किसी का किसी डायरेक्शन में, किसी का किसी डायरेक्शन में। तो पूरी डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो पूरी जो डाइलेक्ट्रिक है उसका डाइपोल मोमेंट कितना है? नेट डाइपोल मोमेंट, सबका डाइपोल मोमेंट जोड़ दें तो वो कितना है? जीरो। तो पूरी डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट की बात करें जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। अभी तो जो डाइलेक्ट्रिक है ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है और ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है। फर्क क्या है? बेसिकली नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में तो डाइपोल मोमेंट था ही नहीं, जो मॉलिक्यूल है उनका भी डाइपोल मोमेंट कितना था? जीरो। लेकिन पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो मॉलिक्यूल हैं उनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेट है, यहाँ पर जीरो है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सिचुएशन, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ तो ऑलरेडी जीरो है, तो सबका जीरो है, जीरो को कितने बार जोड़ो जीरो आएगा। लेकिन इस केस में डाइपोल मोमेंट इसका P1, P2, P3, P4 ऐसे सबका जब आप एवरेज डाइपोल मोमेंट जब सबको जोड़ लेंगे, टोटल डाइपोल मोमेंट जब आप इसका निकालेंगे इन सबको जोड़ के, तो वो कितना आएगा? जीरो, क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेड है, कोई किसी डायरेक्शन में कोई किसी डायरेक्शन में। तो यहाँ भी टोटल डाइपोल मोमेंट जीरो और यहाँ भी टोटल डाइपोल मोमेंट जीरो, बट जो बेसिक है वो अलग है। यहाँ तो सभी मॉलिक्यूल है, सबका जीरो है, यहाँ सब मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। लेकिन जब मॉलिक्यूल को लेके डाइलेक्ट्रिक बनती है तो उसकी शेप, जो डाइलेक्ट्रिक है सॉरी शेप और साइज कुछ भी वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स है डाइलेक्ट्रिक के अंदर उनका डाइपोल मोमेंट इस तरह से ओरिएंटेड है रैंडमली कि नेट जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना होता है? जीरो। पूरी डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट जीरो। ये हम बात कर रहे हैं उस सिचुएशन की जब हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की। जब हम डाइलेक्ट्रिक
को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। आप देखिए, सबसे पहले लेते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पे है, और ये पहला जो डायग्राम है इस केस में एक्सटर्नल ई नोट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे जीरो, अभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की, तो ये सिचुएशन है। हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना, जीरो। डाइलेक्ट्रिक जो है उसका डाइपोल मोमेंट कितना, जीरो। पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक में जब रखेंगे मेटेरियल को, अभी पहले केस में जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने अप्लाई नहीं की, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो उस केस में आप देखिए ये जो मॉलिक्यूल हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड है, लेकिन इसका भी डाइपोल मोमेंट है, इस मॉलिक्यूल का भी डाइपोल मोमेंट है, हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है, लेकिन पूरे मेटेरियल का नेट डाइपोल मोमेंट निकाले तो वो कितना है, जीरो। तो ये इनिशियल सिचुएशन है, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में और ये पोलर डाइलेक्ट्रिक में। अब जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको प्लेस करेंगे डाइलेक्ट्रिक मेटल को, तो पहले बात करते हैं नॉन पोलर की। तो बेसिकली क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगाएगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और जो नेगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर एक ही पॉइंट पे थे, अब वो सेंटर है वो सेपरेट हो जाएंगे। पहले एक ही पॉइंट पे थे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के सेंटर, जैसे एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हमने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नेट फोर्स लगेगी, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरह से जब ये फोर्सेस लगेंगी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो पहले एक ही पॉइंट पे थे, तो वो स्ट्रेच हो जाएंगे। तो वो जो स्ट्रेच होंगे उससे जो मॉलिक्यूल है उनका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। अब देखिए इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट आएगा इस डायरेक्शन में, इसका डाइपोल, तो हर एक जो मॉलिक्यूल है उसका डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा, और जो डाइलेक्ट्रिक है इट इज सेड टू बी पोलराइज्ड। दिस डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड। However, जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है इस केस में नेट डाइपोल मोमेंट इस केस में भी आएगा, लेकिन इसमें जो फिनोमिना है वो डिफरेंट है। रिजल्ट सेम है लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो डिफरेंट है। अब आप देखिए जो डाइपोल है ये रैंडमली ओरिएंटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में लगाई। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट के साथ कुछ एंगल पे था, हमने ये टॉपिक कर लिया पहले। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, और वो जो टॉर्क है वो मॉलिक्यूल को क्या करता है, रोटेट। और वो कब तक रोटेट करेगा, जब तक जो मॉलिक्यूल हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल नहीं हो जाते। तो यहाँ पर वही सिचुएशन हुई है, पहले जो डाइपोल रैंडमली ओरिएंटेड थे, जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये सारे के सारे रोटेट होके घूम करके इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए। जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल इस ऐसे था और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, मान लो इधर था नेगेटिव चार्ज, इधर था पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगी, नेगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगी, तो ये ऐसे घूम गया और ऐसे रोटेट हो गए। जो मॉलिक्यूल हैं वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और अलाइन होने के साथ सबका जो डाइपोल मोमेंट जो पहले रैंडमली ओरिएंटेड थे अब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होंगे, और जो नेट डाइपोल मोमेंट है अब वो जीरो नहीं होगा। तो जो डाइपोल मोमेंट है वो इस केस में भी इंड्यूस होगा और इस केस में भी इंड्यूस होगा। तो ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना में हमने क्या देखा, ये जो चार्जेस थे बेसिकली वो रीअरेंज हुए। अब ये जो रीअरेंज हुआ तो उस केस में आप देखिए ये जो चार्जेस हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर आ जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर आ जाएगा। इस तरह से ये जो अंदर वाले जो चार्जेस हैं ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ये इसको न्यूट्रलाइज, ये इसको न्यूट्रलाइज, ये इसको न्यूट्रलाइज, और ये इसको न्यूट्रलाइज। सरफेस को छोड़ के बाकी जो सारे चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और एंड में रिजल्ट क्या होगा, जो डाइलेक्ट्रिक थी उसके इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। पोलराइजेशन की वजह से है, तो इसको हमने लिखा है इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी। तो ये जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी है वो हम निकाल सकते हैं QP, यानी कि जो इंड्यूस चार्ज है डिवाइडेड बाई एरिया, इस सरफेस का जो एरिया है।
अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो इंड्यूस हुए हैं, इनकी वजह से जो डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी विच इज कॉल्ड ईपी। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ईपी, वो बेसिकली जो एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नोट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ई नोट थी लेफ्ट से राइट और ईपी है राइट टू लेफ्ट। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ईपी ई नोट के अपोजिट डायरेक्शन में, और जो ई नोट पी की यानी जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ई नोट से कम है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगी ई, अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे ई की, तो ई नोट माइनस ई पी। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। कंडक्टर के केस में क्या था, कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था कितनी होगी थी, 0। अभी ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमने क्या देखा, जब डाइलेक्ट्रिक को आप एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, लास्ट में रिजल्ट क्या होगा, सारे जो मॉलिक्यूल है वो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। हाँ, जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है इसमें जो मॉलिक्यूल है वो स्ट्रेच भी होंगे, और स्ट्रेच होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो जाएंगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे जो नेट डाइपोल मोमेंट सबका 0 था जब हमने टोटल निकाला था, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में लाइन होने से अब जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस केस में P मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0, और डाइपोल मोमेंट यदि डाइलेक्ट्रिक का निकालें, मेटेरियल का निकालें, टोटल मेटेरियल का डाइपोल मोमेंट जो चार्ज इंड्यूस हुए इसकी वजह से, इस केस में P molecule is not equal to 0 and P dielectric is also not equal to 0। अच्छा, इस केस में देखिए, इस केस में जो डाइपोल मोमेंट था मॉलिक्यूल का, P molecule is not equal to is not equal to 0, और जो P डाइलेक्ट्रिक ये इनिशियल सिचुएशन थी कब, जब एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, और ये P जो मॉलिक्यूल का है वो 0 नहीं है, और जो डाइलेक्ट्रिक है उसका कितना है, 0। तो जब एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये था पहला केस जब एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। दूसरे केस में जब एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, तो जब P देखेंगे, P मॉलिक्यूल is not equal to 0 and P dielectric not equal to 0। तो लास्ट में जब एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो दोनों केस में जो रिजल्ट है वो सेम है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो डाइलेक्ट्रिक थी वो पहले भी न्यूट्रल थी। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी तो वो न्यूट्रल थी, उस पर कोई चार्ज नहीं था। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रखी में डाइलेक्ट्रिक को रखा तो अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन हुआ क्या, तो डाइलेक्ट्रिक की जो सरफेस है उस पर चार्ज इंड्यूस हो गया। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो मेटल है उसके अंदर जो चार्जेज हैं उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और रीडिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से जो सरफेस है उस सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो गए, एंड वी सेड दैट डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो यहाँ पे मैंने ये डेफिनेशन भी लिखी है, आप इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा और डिटेल से डिस्कस करते हैं डाइलेक्ट्रिक को। अब हमने जब डाइलेक्ट्रिक को एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, सपोज ये जो वाइट चौक से मैंने प्लेट्स दिखाई हैं, ये जो प्लेट्स हैं ये एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है,
और आपको पता है जब एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और दूसरी पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हो इक्वल अपोजिट, तो उस केस में जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगी वो होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। और ये जो डाइलेक्ट्रिक थी जो मैंने पिंक चौक से दिखाई है, इस डाइलेक्ट्रिक में देखिए जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ थी, तो इस साइड नेगेटिव चार्ज, इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी जिसको हमने लिखा EP, या ये पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं EP, और एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड थी E0। तो जो नेट वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा जो E0 है वो EP से ज़्यादा होगी। तो जो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E, वो इन दोनों का जब रिजल्टेंट लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड में जो E है वो आ जाएगी E0 माइनस EP, E0 माइनस EP। तो EP है ये जो पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे हमने जो ये चार्ज डेंसिटी दिखाई है, जो इंड्यूस चार्ज आया है डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पे, तो इधर माइनस सिग्मा पी और इधर प्लस सिग्मा पी, और जो चार्ज है वो इधर माइनस क्यू पी इंड्यूस चार्ज और इधर प्लस क्यू पी इंड्यूस चार्ज। ये जो चार्जेस हैं ये तो हमने एक्सीलरेटिंग फील्ड लगाई थी, ये उसकी वजह से ये फ्री है, ये फ्री जो चार्जेस है उसकी वजह से डेंसिटी है। ये जो चार्ज है ये बाउंड चार्ज है। अब जो सरफेस है उसका एरिया हमने कितना लिया है, ए, जितनी भी सरफेस हैं सबका एरिया हमने ए लिया है। बेसिकली हम उन सरफेसेस की बात करें जिन पर चार्ज इंड्यूस हुआ है, और जो सरफेस है उनके बीच में डिस्टेंस है डी। तो जो सरफेस है ये डिस्टेंस हमने डी ली है, और जो प्लेट्स जो हमने ली है इसको पूरा फुल कर देंगे डाइलेक्ट्रिक से, तो ये डिस्टेंस भी डी और ये डिस्टेंस भी डी। तब बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक की, तो एक टर्म हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हम बेसिकली क्या देखते हैं, कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो यदि मटेरियल सेम है तो उस केस में चाहे उसका कितना भी साइज हो, कितनी भी वॉल्यूम हो, उसके अंदर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर, या ये भी कह सकते हैं रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक, ये रेशो हमेशा कांस्टेंट रहती है। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपको याद हो जब हमने कूलम लॉ डिस्कस किया था और मीडियम में जब हम फोर्स निकाल रहे थे, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहाँ भी था, तो ये बेसिकली वही चीज़ है। P एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो P जो है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको पोलराइजेशन भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। अब जो P है वो डाइलेक्ट्रिक कितना पोलराइज हुई, तो वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। और जब इस कांस्टेंट को हम हटाते हैं तो आप बेसिकली इसको ले सकते हैं P इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट लगाते हैं काई ई हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, और दोनों साइड यूनिट सेव करने के लिए हम एक और कांस्टेंट यूज करते हैं एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ जाती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसको ले सकते हैं इस तरह से। वेयर जो काई ई है इसको हम प्रयोग करते हैं, दिस इज कॉल्ड काई ई इज कॉल्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। और ये कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इट डिस्क्राइब इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। तो
डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक बिहेवियर डिस्क्राइब करती है ये टर्म, ऐसे ये लेटर, इसको काई पढ़ा जाता है। ये डिपेंड करती है मटेरियल पे, मेटल की प्रॉपर्टी है। कोई भी डाइलेक्ट्रिक एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर कितनी जल्दी पोलराइज होगी वो बताता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। जितनी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी किसी डाइलेक्ट्रिक की ज़्यादा होगी वो उतना ही जल्दी एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे पोलराइज हो। तो आप ये इक्वेशन याद रखिए। एक और इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं और वो है P। तो P बेसिकली वो है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप देखिए सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो गए, चार्ज कितना आया, QP इंड्यूस चार्ज है, चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है D, तो डाइपोल मोमेंट हो गया QP इंटू D। तो नेट डाइपोल मोमेंट हो गया पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम कितनी है, एरिया है A और डिस्टेंस कितनी है D, तो ये वॉल्यूम होगी। तो P जो हमने डिफाइन किया था डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हमने पोलराइजेशन कहा था, D से D कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू QP by A in magnitude, QP by A. What is QP by A? Charge per unit area, that is sigma. अब यदि मैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखना चाहूँ तो बड़े आसानी से लिख सकता हूँ EP किसके इक्वल लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, EP केवल इन चार्जेस की वजह से। तो ये आप इनको दो प्लेट कंसीडर कर सकते हैं विद इन द प्लेट। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा P बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसी वजह से सिग्मा P बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो EP को हम लिख सकते हैं बेसिकली सिग्मा P डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सेम इसी मेथड जैसे हमने ये लिखा है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एन कैप, तो यहाँ पर आप लिख देंगे माइनस एन कैप, क्योंकि ये एन कैप के अपोजिट है। यदि मैग्नीट्यूड की बात करें तो EP मैग्नीट्यूड में कितनी होगी, मैग्नीट्यूड में होगी सिग्मा P डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा P किसके इक्वल है, P के, इट इज आल्सो इक्वल टू P बाई एप्सिलॉन। तो इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हैं आसानी से। हमने गोस लॉ की एप्लीकेशन जब डिस्कस की थी उसको मैं आपको बताया था। थिन इनफाइनाइट शीट हो तो उसके आसपास रीजन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, और वो होती है चार्ज ST डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे चार्ज है सिग्मा P, तो ये सिग्मा P बाई एप्सिलॉन। बहुत सी किताबों में सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नोट की जगह उन्होंने एप्सिलॉन दिया है, और उन्होंने जो रीज़न है वो क्या दिया है, भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विद इन डाइलेक्ट्रिक है। अब हमने जो ये इंड्यूस चार्ज निकाला है बेसिकली, उस इंड्यूस चार्ज को निकालते समय जो मीडियम वाला फैक्टर है, ये जो QP जब हम निकालेंगे या सिग्मा P चार्ज ST जब हम निकालेंगे, तो जो मीडियम वाला फैक्टर है वो ऑलरेडी हमने ले लिया। अब यदि यहाँ पे हम एप्सिलॉन से डिवाइड कर देंगे तो जो वो फैक्टर लिया था वो एक बार फिर मीडियम वाला फैक्टर दोबारा ले लेंगे, और जो इक्वेशन है वो गलत होगी। तो ये करेक्ट वे है EP जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंड्यूस चार्जेस की वजह से, तो उसमें आपको क्या लेना है, एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ पर हम रिलेशन डेवलप करते हैं, रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। रिलेशन बिटवीन काई इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो
काई ई और के बीच में रिलेशन निकालनी है तो हम इसी इक्वेशन यूज करेंगे। वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इन ई नॉट माइनस ई पी, ये हम होगी ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ई पी की वैल्यू इक्वेशन 2 से रख दो इसमें, तो ये आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 2 यू आर यूजिंग 2, सो ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी की जगह हम क्या कर सकते हैं पी बाई एप्सिलॉन नॉट, पी बाई एप्सिलॉन नॉट। और पी की वैल्यू किससे लिख लें, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से देखिए पी की मैग्नीट्यूड कितनी है, ई नॉट माइनस पी की जगह काई ई एप्सिलॉन नॉट ई मैग्नीट्यूड लिखें डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कैंसल और इस टर्म को आप इस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगी दिस इम्प्लाइज दैट, इसको इधर ले आए, इसमें भी ई है यहाँ भी ई है तो ई कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा 1 प्लस काई ई इक्वल टू ई नोट। और इस ई को आप उधर ले जाएं, ये हो जाएगा ई नोट बाई ई। और ई नोट बाई ई किसके इक्वल है आप देखिए यहाँ पे, इसको कह दो आप इक्वेशन नंबर 4 दिस इज इक्वल टू के। तो ये रिलेशन आ गई, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। डिराइव रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही कर सकते हैं 1 प्लस आई ई इज इक्वल टू के, ये रिलेशन की। तो आज हमने डाइलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कस किया, पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है उसको हमने डिफाइन किया। और जो डाइलेक्ट्रिक को जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हुए तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। कुछ टर्म थी डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो हमने डिस्कस की, लाइक पोलराइजेशन डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। फिर हमने रिलेशन भी डेवलप की। अच्छा, बीच में हमने इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया, वो क्या होती है। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ये मेटेरियल पे डिपेंड करती है, कौन मेटेरियल कितना जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइज होता है। यदि वैक्यूम के लिए हम बात करें, फॉर वैक्यूम, तो वैक्यूम की जो ससेप्टिबिलिटी है वो कितनी होती है 0। तो हमने फिर रिलेशन डेवलप की ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच। आज जो कुछ भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन है, तो आप आसानी से, यदि आपने ठीक से पढ़ा है तो आप आसानी से इनका आंसर दे सकते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस कैपेसिटर्स।